हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज की करंट अफेयर क्लास के अंदर हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर यह टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक मिशन था। मिशन का नाम था टच एंड गो, यानी कि इसका उद्देश्य यह था कि क्षुद्र ग्रह पे जा करके वहां से उसकी जो भी सतह से जो भी स्रोत मिलते हैं, जो भी नमूने मिलते हैं, उनको एकत्रित करके वापस धरती पर लाया जा सके, जिससे कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को मदद मिल सके कि पृथ्वी की खोज के बारे में जान सके, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में जान सके, इसके जन्म के बारे में जान सके। तो इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से कि इस मिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस मिशन को सन 2016 में शुरू किया था, लेकिन अब 2 दिन पहले 20 अक्टूबर 2020 को जो यह उपग्रह सैटेलाइट छोड़ा गया था, यह सैटेलाइट अब बीनू एक क्षुद्र ग्रह है। यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और यह एक ओवल शेप में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो वहां पर उपग्रह है बीनू से क्या पता लगा है, वहां से इन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, नमूने लिए हैं उपग्रह ने। अब यह उपग्रह लेकर के उम्मीद की जा रही है कि अगले साल सन 2021 में इसको पृथ्वी पर वापस आने का निर्देश दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्तमान में बना हुआ है, साइंस एंड टेक के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं स्पेस से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे अपनी क्लास में भी डिस्कस करें और इससे जुड़े हुए जो भी विभिन्न पहलू हैं उन सभी पहलुओं को अच्छे से समझें। तो चलिए इसके साथ अपनी आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं और इससे जुड़ी हुई जो विभिन्न बातें हैं उनको जान लेते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक उपग्रह है। देखो, जो उपग्रह बीनू की सतह पर गया था और वहां से उसने नमूने उठाए हैं, उस उपग्रह का नाम है ओसिरिस एक्स। ओसिरिस एक्स नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है अपने आप में, और इसके द्वारा ऐसा काम किया गया है जो शायद अब तक कभी किया ही नहीं गया था। वहीं अगर बात करें तो यह अमेरिका का पहला उपग्रह है, ठीक है, जिसको छोड़ा गया था सैंपल रिटर्न मिशन के लिए। अमेरिका का पहला उपग्रह है जो सैंपल रिटर्न मिशन के ऊपर गया था, यानी कि अब तक कभी भी ऐसा उपग्रह अमेरिका की तरफ से कभी छोड़ा ही नहीं गया जो बाहर के किसी उपग्रह से जाकर के वहां से स्रोतों को ला सके और स्रोतों को ला करके वापस पृथ्वी पर दे सके, जिससे कि हम विभिन्न चीजों को और जान सके। तो इसलिए अमेरिका का यह पहला क्षुद्र ग्रह था, पहला उपग्रह था, जिसका मतलब उद्देश्य था कि क्षुद्र ग्रह से सैंपल को रिटर्न ला सके वापस पृथ्वी पर। चलिए और चीज समझ लेते हैं। तो अब इसने क्या कहा है, जो ये ओसिरिस रेक्स है, ओसिरिस रेक्स क्षुद्र ग्रह बेनू पर गया था। क्षुद्र ग्रह बेनू पहले भी चर्चा में बना हुआ था, पहले चर्चा में इसलिए बना हुआ था तब यह उम्मीद की जा रही थी कि यह उपग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है, जिससे नुकसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही पास से गुजर गया था। अनुमान था कि टकरा सकता है, पर यह बहुत ज्यादा नजदीक से गुजर के चला गया था। तो यह क्षुद्र ग्रह बेनू जो है, इसके ऊपर मंगलवार को ओसिरिस एक्स ने जाकर के बहुत सारे अपने नमूने इकट्ठे कर लिए हैं। अब वैज्ञानिकों की तरफ से यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो नमूने इसने इकट्ठे किए हैं, अगर ये नमूने पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में इसे अगले साल मंगलवार को पृथ्वी पर वापस आने के निर्देश दे दिए जाएंगे। और जब इसे पृथ्वी पर वापस आने के निर्देश दिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में यह उम्मीद की जा रही है कि यह 24 सितंबर यानी कि 24 सितंबर 2023 तक पृथ्वी वापसी कर लेगा। 24 सितंबर 2023 तक पृथ्वी वापसी कर लेगा। और साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि अगर इसके द्वारा एकत्रित किए गए जो सोर्सेज हैं, यदि ये पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में अगले साल फिर दोबारा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ऐसा एक और प्रयास करेगी। आगे समझते हैं और क्या। यह जो उपग्रह था ओसिरिस रेक्स, इस उपग्रह के अंदर रोबोटिक हैंड लगाए गए थे, और यह रोबोटिक हैंड अपने आप में बहुत ज्यादा लंबे थे, यानी कि 3.35 मीटर लंबे रोबोटिक हैंड इस उपग्रह के अंदर लगाए गए थे। और इन रोबोटिक हैंड को इसलिए ही लगाया गया था ताकि यह नमूने एकत्रित कर सके। तो वही काम हुआ है कि रोबोटिक हैंड लगाए गए थे, तो इन रोबोटिक हैंड की वजह से जो भी सोर्सेज थे, जो भी मतलब सतह के पदार्थ थे, पत्थर वगैरह थे, उन सभी को एकत्रित इसी रोबोटिक हैंड ने कर लिया है। जहां से उम्मीद की जा रही है कि यह जो नमूने एकत्रित किए गए हैं, यह नमूने सौर मंडल के निर्माण के समय ही उस वक्त में बनाए गए थे, यानी कि जिस समय हमारा सौरमंडल तैयार हुआ था, सौरमंडल के निर्माण के समय ही, उसी वक्त ही यह बीनू उपग्रह बना था। तो जब सौरमंडल बना था, यह सतह के जो पदार्थ हैं यह उसी समय के हैं।
तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने अब यह उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार के यह जो नमूने लेकर के उपग्रह आने वाला है, इन नमूनों की वजह से यह पता लगेगा कि हमारा सौरमंडल जो है, सौरमंडल का जन्म किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या प्रक्रिया रही होंगी जिसके बाद हमारा सौरमंडल तैयार हुआ, और यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। आगे समझते थोड़ा थोड़ा सा और। तो इस प्रकार की जो चीजें थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको हमने चर्चा कर लिया है। थोड़ा सा और समझते हैं ओसिरिस रेक्स के बारे में। तो ओसिरिस रेक्स जो है, इसको फ्लोरिडा से छोड़ा गया था। फ्लोरिडा कहाँ है? फ्लोरिडा अमेरिका में है। तो फ्लोरिडा के केप कैनवेरल के वायुसेना केंद्र से, एयरफोर्स सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च कब किया गया था? सन 2016 में लॉन्च किया गया था। डेट थी 8 सितंबर। तो 8 सितंबर सन 2016 को ओसिरिस रेक्स को फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से छोड़ा गया था। वहां पे इसका एयरफोर्स सेंटर है, वहां से इसे लॉन्च किया था, और इसको लॉन्च किया था एटलस यू रॉकेट के माध्यम से। एटलस यू रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। तो यह सभी बातें अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप भी अच्छे से इन बातों पर ध्यान दीजिए। इस जो यह ओसिरिस रेक्स था, इसको फ्लोरिडा, अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल के एयरफोर्स सेंटर से लॉन्च किया गया था। 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था, और एटलस यू रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। आपसे पेपर में, परीक्षा में यह पूछ सकता है कि किस रॉकेट के माध्यम से ओसिरिस रेक्स को लॉन्च किया गया था। ऐसे आपको ध्यान रखना है। एटलस 2 से। कहां से लॉन्च किया गया था? फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल के एयरफोर्स सेंटर से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 8 सितंबर 2016 को से लॉन्च किया गया था। तो यह सभी बातें जो भी हम अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, यह सभी बातें अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता चुका हूं कि अमेरिका का यह पहला ऐसा उपग्रह तैयार किया गया था, पहला ऐसा मिशन बनाया गया है जिसके अंदर यह प्रयास किया गया था कि क्षुद्र ग्रह के जो भी सैंपल होंगे, उन सैंपलों को एकत्रित करने के बाद यह उपग्रह पृथ्वी पर रिटर्न आएगा। तो इसलिए इसका नाम रखा था इन लोगों ने सैंपल रिटर्न मिशन, इसको कहते थे ये लोग। तो अब कोशिश पूरी हो गई है, नमूने तो एकत्रित हो गए हैं। सन 2016 से मिशन चल रहा था, सन 2020 आ गया है। यह जो ओसिरिस रेक्स है, यह उपग्रह अपने 4 साल तो पूरे कर चुका है, और अब तक के इसके द्वारा किए गए सभी प्रयास पूरी तरह से सफल रहे हैं। वैज्ञानिकों की तरफ से इसको सफलता अब तक नई सफलता बताया गया है। उम्मीद क्या थी जब इसको सैंपल रिटर्न मिशन को चलाया गया था? उम्मीद यह थी कि हमारी जो सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर जो उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उन क्षुद्र ग्रहों के ऊपर जो प्राचीन अनछुए नमूने पड़े हुए हैं, यानी कि हमारे गैलेक्सी के अंदर या हमारे सौरमंडल के अंदर जो भी प्राचीन अनछुए नमूने हैं, उन नमूनों को एकत्रित करना, और एकत्रित करने के बाद वापस पृथ्वी पर लेकर के आना। क्यों लेकर के आना है? बता चुका हूं बात ये वाली कि यहाँ पर नासा के वैज्ञानिकों ने उम्मीद रखी थी कि इन नमूनों को वापस पृथ्वी पर लेकर के आएंगे। तो पृथ्वी पर लेकर आने के बाद पहले देखने वाली बात यह किस प्रकार के नमूने लेकर के आ रहे हैं। प्राचीन नमूने लेकर के आ रहे हैं, प्राचीन अनछुए नमूने लेकर के आ रहे हैं। तो प्राचीन अनछुए नमूनों को लाने का मतलब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर यही मतलब था कि इनको ला करके पृथ्वी पे इनको एनालिसिस किया जा सके, और इनका एनालिसिस किए जाने के बाद सौरमंडल के जन्म के बारे में पता लगाया जा सके, हमारी दुनिया किस प्रकार से तैयार हुई, पृथ्वी के बारे में जानकारियां मिल सके कुछ प्रकार की। तो यह सभी कोशिश अब वैज्ञानिक यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर इसको टैग दिया था। टैग कौन सा दिया था? टच एंड गो टैग। टच एंड गो टैग का मतलब क्या है कि छुओ और जाओ। तो छुओ और जाओ किस लिए दिया है? क्योंकि जो ओसिरिस रेक्स का हमारा जो उपग्रह था, यह वीनू की सतह पर गया था, और सतह पर जाने का जिसने वहां से रिसोर्सेज कलेक्ट किए, और रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद ये वापस से जो उसका काम था, ये वापस से उसकी कक्षा में जाकर के घूमने लग गया है। तो इसका मेन काम यही था, रोज रिसोर्सेज एकत्र करना, वहां से नमूने लेना। तो लेने के बाद अभी है वापस से शुरू हो गया है। अब अगर उम्मीद की जाएगी कि इसमें जो एकत्रित किए गए नमूने हैं, यह सभी नमूने पर्याप्त हैं, और यहाँ खगोलविद अपनी पर्याप्त जानकारी एकत्रित कर सकते हैं इनसे। तो ऐसी स्थिति में इसको अगले साल मार्च के महीने में पृथ्वी पर वापस आने के निर्देश दे दिए जाएंगे। और उसके बाद से यह उम्मीद जताई गई है कि सन 2021 के मार्च में जब इसको धरती पर लौटने के निर्देश दे दिए जाएंगे, तो उसके बाद यह 24 सितंबर 2023 तक पृथ्वी पर वापसी कर भी लेगा। तो यह सभी चीजें जो महत्वपूर्ण बातें थी, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। यह सभी महत्वपूर्ण बातें वह महत्वपूर्ण बातें हैं जो ओसिरिस रेक्स और बीनू के बारे में है। मैं आपको बीनू के बारे में एक बात और बता देता हूँ। देखो, दरअसल क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं हमारे सौरमंडल के बारे में, तो हमारे सौरमंडल के मुख्य ग्रह वह ग्रह होते हैं जो सूर्य के
आसपास चक्कर लगाते हैं। हम यह बात जानते हैं कि सूर्य जो है यह हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र मुख्य स्रोत है। तो सभी जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं यह यहीं से ही अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। पृथ्वी के मामले में भी ऐसी है। देखो पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, पृथ्वी का जो भी प्रकाश आता है वह सब प्रकाश सूर्य से ही आता है। और इसके अलावा बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हमने पढ़े हुए हैं। यदि नहीं पढ़े हुए हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स तो ऐसी स्थिति में हम आने वाली क्लासेस में उन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यह सही महत्वपूर्ण बात थी। वहीं जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते क्या है? क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं और यह सभी क्षुद्र ग्रह भी अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने का काम करते हैं। लेकिन हम अभी है आप यहाँ पे प्रश्न यह भी उठ सकता है, जिन लोगों को नहीं पता वह ये कह सकते हैं कि इनको क्षुद्र ग्रह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बाकी अन्य ग्रह हैं वह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो यह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं लेकिन इनको ग्रह क्यों नहीं बोला? तो ग्रह माने जाने के लिए बहुत सारी अपनी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो उन सभी कंडीशंस को खरे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 मुख्य कंडीशंस है। वह कंडीशंस यह होती है कि जो ग्रह है उसकी अपनी एक प्रॉपर शेप हो, यानी कि वो सर्कल होना चाहिए और साथ ही साथ क्या है वह दीर्घवृत्ताकार पथ में करना चाहिए इसकी परिक्रमा, और साथ ही उसका वह क्या होता है उसका ना व्यास बड़ा होना चाहिए और उसके पास उसका अपना कोई उससे बड़े कोई भी उसका जो उपग्रह है वह उससे बड़े व्यास का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ शर्तें होती हैं जो पूरी करनी जरूरी होती है। यदि यह शर्तें पूरी नहीं होती तो किसी भी क्षुद्र ग्रह को ग्रह का टैग नहीं दिया जाता। तो अब तक जो भी हमारे ग्रह हैं यह सभी शर्तों को पूरा करते हैं, इसीलिए यह वर्तमान में मौजूद हैं और हम इन्हें ग्रहों के नाम से जानते हैं। तो यह सभी जो महत्वपूर्ण बातें थी यह बात हमने ओसिरिस रेक्स और वीनू के बारे में जान लिया। चलिए अब हम यह जानते हैं कि जो ओसिरिस रेक्स हमारा उपग्रह था इसने किस प्रकार से वहां परिक्रियाएं की और अंत में इसने कैसे अपने जो भी नमूने इकट्ठे करने थे वह इसने इकट्ठे किए। तो ओसिरिस रेक्स कब गया था, लॉन्च किया था इसको 8 सितंबर 2016 को। तो इसको लॉन्च करा। देखो हम एक बात हमेशा जानते हैं कि जब कोई भी ग्रह ऊपर जाता है नीचे जाता है तो समय का फर्क आ जाता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसे क्या हुआ कि सन 2016 में इसको पृथ्वी से लॉन्च किया गया। लॉन्च कब किया गया था? एटलस यू रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। तो जब इसको लॉन्च किया गया था तो लॉन्च किए जाने के बाद डेट आपको बताता हूँ 3 दिसंबर 2018 को। 3 दिसंबर 2018 वह डेट है जब यह उपग्रह यानी कि ओसिरिस एक्स बीनू की जो कक्षा है बीनू की कक्षा में प्रवेश कर गया था। बीनू की कक्षा में प्रवेश करने के बाद इसने क्या किया? देखो कक्षा क्या होता है मैं कोई बताता हूँ। देखो हर एक ग्रह का अपना ना गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उस ग्रह से बंधे रहने के लिए उसकी कक्षा में प्रवेश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यह काम जो था यह काम ओसिरिस रेक्स ने 3 दिसंबर 2018 को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जब 3 दिसंबर 2018 को तो ओसिरिस रेक्स वहां पहुंचा था तो उसके बाद इसको एक काम और करना था। इसके बाद इसने काम शुरू किया, वह काम यह था कि बीनू की सतह का एनालिसिस करना, उसका जो भी सरफेस है उसके सरफेस के बारे में अच्छे से जानकारियां इकट्ठी करना, देखना कि कौन सी जगह पर्याप्त है जहां से अच्छे नमूने मिल सकते हैं, अच्छे सैंपल्स इसको प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार इसने क्या करा, यह उसके आसपास रोटेट होता रहा, उसकी कक्षा में बना रहा और उसका एनालिसिस करता रहा। तो उसका एनालिसिस करते करते समय क्या आ गया, उसके बाद आ गया समय 19 दिसंबर का। 19 दिसंबर 2019 आ गया। तो 19 दिसंबर 2019 जब आया था तो उस समय यह पहला समय था जब ओसिरिस रेक्स ने जानकारी भेजी, यह जानकारी भेजी कि अब वह कौन सी जगह है जहां से पर्याप्त मात्रा में नमूने एकत्रित किए जा सकते हैं। तो उस जगह का इसने पता लगा लिया था। जिस जगह का इसने पता लगाया था वह पहली जगह थी और उसको नाम दिया गया था नाइटिंगेल। ठीक है। तो बीनू उपग्रह के ऊपर वह पहली जगह जिसका एनालिसिस ओसिरिस रेक्स ने किया और यह बताया कि वह जगह आंकड़े एकत्रित करने के लिए यानी कि वहां से सैंपल्स लेने के लिए पर्याप्त है, उपयुक्त है, तो उस जगह को कहते हैं नाइटिंगेल। तो उसके बाद धीरे धीरे काम शुरू किया गया और जो दूसरा पॉइंट था जहां से आंकड़े लेने थे उसके पास वह जगह है माउंट डूम। अब यह सोचते हैं माउंट डूम क्या है? तो देखो माउंट डूम का मतलब क्या है, बीनू जो क्षुद्र ग्रह है हमारा, बीनू क्षुद्र ग्रह बताया जाता है कि वहां पे एक माउंट है यानी कि एक ऊंची सी वहां पहाड़ी बनी हुई है और यह पहाड़ी बताया जाता है कि लगभग 2 मंजिला ऊंची है। तो यह 2 मंजिला ऊंची जो पहाड़ी है इसको नाम दिया गया था माउंट डूम। इसके पास से भी बीनू उपग्रह ने आंकड़े एकत्रित किए हैं, हमें जानकारियां जो भी सोर्सेज लेने थे वह इसने सोर्सेज ले लिए हैं वहां से। तो किस प्रकार से काम हुआ भी यह समझते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ 3 दिसंबर 2018 को यह सतह में प्रवेश कर चुका था और 19 दिसंबर 2019 तक इसने उसके सरफेस का एनालिसिस किया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब यह सब काम हो गया तो उसके बाद अब जो क्षुद्र ग्रह ओसिरिस एक्स ने इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रोबोटिक्स हैंड लगाए गए थे और यह रोबोटिक्स हैंड कौन से थे? यह रोबोटिक्स हैंड है
3.35 मीटर लंबे, यानी कि 11 फुट लंबे हाथ हैं। 11 फुट का मतलब है बहुत ज्यादा लंबे हाथ थे और अच्छे खासे सैंपल्स लेने के लिए ये उपयुक्त थे। तो इनको सबसे पहले इनको ओपन कर दिया गया। इनको ओपन करने के बाद, इनको ओपन किस लिए किया गया, क्योंकि आंकड़े एकत्रित करने थे, वहां से सैंपल्स लेने थे, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी थी। तो ऐसी स्थिति में इसको सबसे पहले ओपन कर दिया। इसको ओपन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अब ओसिरिस रेक्स ने क्षुद्र ग्रह की सतह से 805 मीटर की ऊंचाई पर जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। यानी कि जहां पर यह मौजूद था वहां से इसको 805 मीटर की ऊंचाई पे जाना था, लेकिन ये 805 मीटर की ऊंचाई पर नहीं गया। वहां से 4 घंटे जब बीत गए, 4 घंटे बीतने के बाद पता लगा कि यह केवल 125 मीटर की ऊंचाई पर ही पहुंचा है। पर कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को यह लगा कि यह जो ऊंचाई है, यह ऊंचाई पर्याप्त है। इसके बाद क्या हुआ, 125 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पहला काम शुरू किया गया। पहले चेक पॉइंट 1 की प्रक्रिया जो थी वह सब शुरू कर दी गई। पहली चेक पॉइंट 1 की प्रक्रिया जो थी, वहां से जो भी इन्होंने एरिया एनालिसिस कर रखा था, जो भी टारगेट कर रखा था कि यहाँ से अब इनको सैंपल्स उठाने हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया, अब इस 4 घंटे की प्रक्रिया और 125 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद यह पहले चेक पॉइंट 1 प्रक्रिया शुरू की उन्होंने। जो भी लक्षित नमूने थे उन नमूनों को एकत्रित करना इन्होंने शुरू कर दिया। जगह का नाम था नाइटिंगेल। तो सबसे पहले इन्होंने नाइटिंगेल से अपने आंकड़े, जो भी इनको वहां से सैंपल्स लेने थे, वह सभी सैंपल्स इन्होंने नाइटिंगेल से एकत्रित अब कर लिए थे। लेकिन नाइटिंगेल से डाटा लेने के बाद इन्होंने क्या किया, वहां से इन्होंने जितने भी सैंपल्स उठाए, सैंपल उठाने के 10 मिनट के बाद क्या हुआ कि दूसरी मैच पॉइंट 1 प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है माउंट डूम वाला, इसको कहते हैं मैच पॉइंट 1 प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ भी याद रखने वाली बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। जरूरी यह है कि इसका जो रोबोटिक हैंड्स थे वो कितने लंबे थे, तो 3.35 मीटर या 11 फीट लंबे थे। ठीक है, इसके अलावा पहली जो चेक पॉइंट 1 प्रक्रिया थी, तो यहाँ पे दो प्रक्रिया है। पहला है चेक पॉइंट 1 जिसको कहते हैं नाइटिंगेल, और दूसरा है मैच पॉइंट 1 जिसका नाम है माउंट डूम। तो किस प्रकार से काम हुआ, पहले नाइटिंगेल से इसने जो भी सैंपल्स लिए थे वह सैंपल्स ले लिया। उसके बाद इसने 10 मिनट के बाद इसने दूसरे मैच पॉइंट 1 की प्रक्रिया शुरू की, और वहां पे क्या हुआ, ये घूमते घूमते लगभग 11 मिनट तक घूमा, और 11 मिनट तक घूमने के बाद यह माउंट डूम के नजदीक से गुजरा। आपसे यह भी पूछ सकता है कि माउंट डूम कहाँ स्थित है, तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि माउंट डूम बीनू क्षुद्र ग्रह पर स्थित है। तो माउंट डूम के पास से यह गुजरा, और माउंट डूम के पास से गुजरने के बाद यह बीनू उपग्रह के उत्तरी गोलार्ध पर बने एक क्रेटर पर उतरा। वहां पे एक क्रेटर बना हुआ था, तो वहां ये क्रेटर पर उतरा। क्रेटर पर उतरने के बाद इसने अपनी पोजीशन ली, और पोजीशन लेने के बाद इसने वहां से भी काफी सैंपल उठाए। तो काफी जगह, 2 जगहों से इसने पर्याप्त मात्रा में सैंपल ले लिए हैं, और कहीं ना कहीं खगोलविद यह मान रहे हैं कि यह सैंपल वैसे तो पर्याप्त होने चाहिए, लेकिन अगर यह सैंपल पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले साल जनवरी में नासा अपना दूसरा ऐसा ही एक मिशन फिर से शुरू करेगी। तो यह जो बातें थी, यह सभी बातें अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ अब इन सभी चीजों से जो भी सैंपल्स मिले हैं, तो इन सभी सैंपलों से अब खगोलविद यह उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारी जानकारियां जो हैं हमारे सौरमंडल की, वह मिल सकती है। वहीं बीनू के बारे में यही बताया जाता है कि यह अपने आप में काफी पुराना है। इसकी सरफेस जो है वह बहुत ज्यादा पुरानी है, जो खगोलविदों को, वैज्ञानिकों को मदद करेगी सौरमंडल के जन्म के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में समझने में। साथ ही साथ यहाँ पे एक पुराना रहस्य है, कहीं ना कहीं खगोलविद यह उम्मीद रखते हैं कि 2100 के दशक में बीनू उपग्रह पृथ्वी को प्रभावित करेगा, बीनू क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को प्रभावित करेगा, ऐसी उम्मीद रहती है खगोलविदों के द्वारा 2100 के दशक के आसपास में। तो अब यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं अब खगोलविद यह भी कोशिश करेंगे कि इसके बारे में पता लग सके कि 2100 के दशक में ऐसा क्या होगा कि बीनू उपग्रह पृथ्वी को प्रभावित करेगा, जिससे कि उस घटना को होने से रोका जा सके। तो इस प्रकार के काम अब किए जाने वाले हैं। सैंपल आ जाएंगे तब इससे जुड़ी और जानकारी हमें प्राप्त होगी, और हमें और जानने का मौका भी मिलेगा। बाकी ओसिरिस रेक्स जो है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको अंत में बता देता हूँ। ओसिरिस रेक्स की फुल फॉर्म क्या है, या इसको नाम ओसिरिस रेक्स ही क्यों दिया गया है, तो उसका मतलब होता है ओरिजिन्स, स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड रेगोलिथ एक्सप्लोरर। यह इसके नाम का मेन मतलब है। तो यह समझने वाली बात है, और यह समझने में भी जरूरी है। आपसे यही पूछ सकता है कि क्या इसकी फुल फॉर्म है या क्या मतलब है इसका, तो ऐसी स्थिति में भी आपको यह भी याद रखना है। तो यह सभी बातें महत्वपूर्ण जरूरी थी इससे जुड़ी, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर ली है, और इन सभी चीजों को हमने जान लिया है। पूरे मिशन के बारे में जाना है। 20 अक्टूबर 2020 को, यानी कि आज से 2 दिन पहले क्या हुआ था, हमने यह भी जान लिया है, और इसकी फुल फॉर्म भी जान लिया। याद रखिएगा,
origins, spectacular interpretation, resource identification, security, regolith explorer, यह है इसके नाम का मतलब है। बाकी चलिए आज की क्लास को अब यहीं रोकते हैं, बाकी आगे आने वाली क्लास में जब भी हमें इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी मिलेगी तो उसको भी हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आप हमारे चैनल पे बने रहें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।